नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाएं हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी। प्रदेश में महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा देते हुए सीएम मनोहर लाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 10 अगस्त दोपहर 12 बजे से 11 अगस्त रात्रि 12 बजे तक महिलाओं के लिए यात्राएं फ्री रहेंगी। इसकी जानकारी परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने खुद दी है। रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार सभी वर्गों का पूरा ख्याल रख रही है। ऐसे में प्रदेश का महिला वर्ग कैसे अछूता रहने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए हर साल की तरह इस बार भी हरियाणा सरकार ने भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन पर प्रदेश की महिलाओं को हरियाणा रोडवेज में फ्री सफर करने का तोहफा दिया है, जिसकी जानकारी हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत इस साल भी हरियाणा परिवहन की बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी, ताकि बहनें अपने भाइयों के घर जाकर राखी बांध सकें। महिलाओं को दिया रक्षाबंधन का तोहफा। रोडवेज बसों में महिलाएं कर सकेंगी फ्री यात्रा। 10 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होगी सेवा। 11 अगस्त रात्रि 12 बजे तक जारी रहेगी सेवा। साधारण और स्टैंडर्ड बसों में दी जाएगी सुविधा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि परिवहन विभाग की ओर से पिछले कई सालों से रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान इसकी अनुमति नहीं दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा दी जा रही है, ताकि बहनें राखी बांधने के लिए अपने भाइयों के घर जा सकें और भाई बहनों के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन मना सकें। और कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में शुरू हो चुके हैं। हरियाणा के 43 खिलाड़ियों में से 26 बेटियां शामिल हैं जो वहां पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो अपना दमखम वहां पर दिखाएंगी और देश प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। सीएम मनोहर लाल ने भी प्रदेश के खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया है। रिपोर्ट देखिए। खेलों में बेटियां आगे, बर्मिंघम में दिखाएंगी दम। प्रदेश के 43 खिलाड़ियों में 26 बेटियां। जी हां, हरियाणा की बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में इस बार बेटों से ज्यादा बेटियां दम दिखाएंगी। पहलवानी, मुक्केबाजी, हॉकी, क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में नया रिकॉर्ड कायम करने के लिए ललायत हैं। बर्मिंघम का टिकट कटवाने वाले प्रदेश के 43 खिलाड़ियों में 26 बेटियां हैं। हॉकी में 9 महिला खिलाड़ी देश को पदक दिलाने के लिए जद्दोजहद करेंगी, तो 5 महिला पहलवान भी अपनी धाक जमाने को पूरी तरह से तैयार हैं। राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई की रात से शुरू हो चुके हैं और बेटियां देश की झोली में ज्यादा से ज्यादा पदक डालने के लिए बर्मिंघम पहुंच चुकी हैं। आइए आपको एक एक कर दिखाते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की कौन कौन सी बेटियां दमखम दिखाने जा रही हैं। महिला हॉकी टीम में प्रदेश की 9 बेटियां देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेहा गोयल, सविता पुनिया, मोनिका, शर्मिला, उदिता, निशा, ज्योति, नवजोत और नवनीत। कुश्ती में प्रदेश की 5 महिला पहलवान इस बार अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सोना जीतने को तैयार हैं। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, अंशु मलिक, पूजा गहलावत,
और पूजा सिहाग बेहतरीन फॉर्म में हैं। विनेश और साक्षी के पास अपना रुतबा बनाए रखने का अच्छा मौका है। क्रिकेटर शेफाली वर्मा, जूडो खिलाड़ी सुचिका तरियाल, साइकिलिंग में मीनाक्षी और मयूरी भी पदक की प्रबल दावेदार हैं। सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और ट्विटर पर लिखा कि खेलो जम के खेलो दम से, हर भारतीय की आकांक्षाएं व उनका समर्थन कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने गए भारतीय दल के साथ है। सभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश के लिए मेडल जीते, ऐसी मेरी कामना है। पूरे भारत को आप सभी पर गर्व है। जय हिंद। जीतने वाले खिलाड़ियों को भी सीएम ने बधाई दी और लिखा, रोम में चमका भारत। रोम में चल रही विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ियों ने एक बार फिर विश्व में भारत का परचम लहराया है। बिटिया प्रिया व ऋतिका को स्वर्ण, बेटे रोनित को रजत व मनीष को कांस्य पदक जीतने पर अनंत बधाई। आप सभी को यह विजय यात्रा अविराम गतिशील रहे। इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज हो चुका है, जो 8 अगस्त तक चलेंगे। अक्सर हरियाणा के खिलाड़ी सभी प्रकार के खेलों में बढ़िया प्रदर्शन कर देश प्रदेश का मान बढ़ाते हैं और इस बार भी सबसे ज्यादा उम्मीद हरियाणा के ही खिलाड़ियों से है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को हरियाणा निवास चंडीगढ़ में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक ली है, जिसके उन्होंने कई अहम जानकारियां दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों की आमदनी के इजाफा करने के उद्देश्य से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही सीएम ने बताया कि बारिश से होने वाले जलभराव की निकासी के लिए भी राज्य सरकार ने पूरे प्रबंध किए हैं। किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा सरकार पिछले 7 साल से प्रदेशवासियों का कल्याण करने की दिशा में नए नए कदम उठा रही है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि सरकार की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश का कोई भी वर्ग अछूता न रहे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को चंडीगढ़ में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक ली, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि राज्य सरकार किसानों के लिए चिंतित है। किसानों की खेती को फायदेमंद बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के तहत जो कमेटियां बनाई जाएंगी, उनका अध्ययन करना होगा कि खेती के साथ साथ किसान और कौन कौन सी सह गतिविधियां कर सकते हैं, ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो सके। देखिए, किसान कल्याण प्राधिकरण इस नाते से एक नई संस्था हमने पिछले वर्ष बनाई थी और उद्देश्य किसान कल्याण प्राधिकरण का यह है कि किसानों को किस प्रकार से जो आज नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से खेती, उनकी मार्केटिंग, क्या क्या फसलों के हिसाब से उनको कैश क्रॉप के नाते से ज़्यादा लाभ हो सकता है, इनकम कैसे बढ़ सकती है, तो इस प्रकार की एक प्राधिकरण की व्यवस्था हमने की थी। और उसमें जितने एक्सपर्ट्स हैं, जितने हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग हैं, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग हैं, नॉन ऑफिशियल जो प्रगतिशील किसान हैं और डिपार्टमेंट के कई 4-5 डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी उसमें सब शामिल हैं। खुलकर के चर्चा हुई है। उसमें कुछ कमेटियां बनाने का भी आज एक प्रस्ताव पारित किया है कि जैसे सॉइल के नाते से, जैसे क्षारीय पानी जो है उसका उपयोग करना, जैसे और अलग जो एक्टिविटीज़ हैं, जो खेती के साथ जुड़ी एक्टिविटीज़ है, जैसे किसान की आमदन बढ़े, तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए अलग अलग कमेटियां बनाने का आज प्रस्ताव किया। अगली बार मीटिंग में वो सब कमेटियां अपनी अपनी कोई ना कोई रिपोर्ट्स लेकर के आएंगी। तो इस प्रकार का किसानों के हित में प्राधिकरण का एक प्रावधान, उसमें उन्होंने कहा ना 5-6 कमेटियों का एक विचार आया है। तो 3 महीने के अंदर कमेटियों का गठन होगा, एक मीटिंग वो करेंगे। 3 महीने के बाद फिर से प्राधिकरण की मीटिंग होगी, उसमें रिपोर्ट अपनी देंगे। इसके साथ ही राज्य में बारिश के चलते कुछ स्थानों पर जलभराव होने के सवाल पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि बारिश के चलते होने वाले अतिरिक्त जलभराव की निकासी के लिए पूरे प्रबंध किए गए हैं। किसी भी किसान की वर्तमान में बोई गई फसल को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। अगली फसल की समय पर बिजाई करने में भी
परेशानी नहीं आने दी जाएगी। रटी रटाई बातें करना अच्छा लगता है, उनको कुछ नई खोज इसमें करनी नहीं पड़ती है। वर्षा के दिनों में पानी भी भरेगा, वर्षा के दिनों में पानी निकाला भी जाता है, वर्षा के दिनों में इस प्रकार की सारी बातें हर समय होती हैं। प्राकृतिक चीज़ों को हम रोक नहीं सकते हैं, हमारे यहाँ तो व्यवस्थाएं फिर भी अंडर कंट्रोल हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, कितने प्रदेश हैं इसके अंदर बाढ़ के अंदर बहुत कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन ये वर्षा के दिनों में ये हर वर्ष होता है और हर वर्ष हम उसकी मुस्तैदी से उसकी व्यवस्था करते हैं। और अगस्त के महीने में जब बरसात थोड़ा रुकती है उसके बाद सारा पानी नेचुरल फ्लो के नाते ड्रेन आउट अपने आप होता है, बाकी जहाँ पानी रुक जाता है उसको फिर पंपिंग सेट के द्वारा पंप आउट करते हैं। तो वो सारी तैयारियाँ हमारी हैं, किसी को भी इस प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी कि पानी में खड़ा रहेगा। और जहाँ तक किसानों की बाकी सुविधाएँ हैं, सब सुविधाएँ हम दे रहे हैं, चाहे उसके बिजाई के लिए खाद की व्यवस्था होती है, बीज की व्यवस्था होती है, इम्प्लीमेंट्स जो हम नई नई योजना रोजाना दे रहे हैं कि उसके अंदर हम उनसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि कौन कौन से किसानों को एप्लायंसेस चाहिए, उसके अंदर सब्सिडी भी दे रहे हैं। इसलिए किसान को कहीं कोई परेशानी नहीं है, केवल परेशानी है तो विपक्ष के नेताओं को है, इसलिए कुछ ना कुछ बोलना इसलिए बोलते हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने हर घर तिरंगा अभियान को देशभक्ति की भावना का प्रतीक बताते हुए कहा कि आगामी 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक स्वयं राज्य सरकार प्रदेश के एनजीओ और अन्य संस्थानों को हर घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित कर रही है। अमृत महोत्सव इस बार जो हम 75 साल की आज़ादी मिलने के बाद जो सारे देश भर में वातावरण बनाया जा रहा है, उसमें यही है कि देश के सामान्य नागरिक में, युवाओं में कैसे देशभक्ति का भाव ये जागृत हो, देश के साथ अपने आप को वो जोड़ें। और जब देशभक्ति के भाव के नाते से समाज जब काम करने लगता है तो देश की प्रगति अपने आप बहुत चीज़ों में होती है, सोच बदलने का विषय होता है। तो इस प्रकार इस अवसर का हम आह्वान करते हैं कि घर घर तिरंगा या हर घर में तिरंगा लगना चाहिए। इसमें सरकारी व्यवस्थाएं भी काम आएंगी, इसमें एनजीओज भी काम करेंगे, इसमें अन्य संस्थाएं भी काम करेंगी। हमने तो ऑल पार्टी मीटिंग भी की और पार्टी के सब पार्टियों के नेताओं ने भी इस बात को सराहा है कि तिरंगा लगाने में किसी को आपत्ति भी नहीं है और वो भी योगदान करेंगे। ज़्यादा ज़्यादा लोग अपने घरों पर 13, 14, 15 3 दिन का ये अभियान है, झंडा लगाएं। झंडे उपलब्ध करा दिए गए हैं सब जगह, उसकी जो व्यवस्था बांधने की, डंडे लगाने की, वो भी सब चल रही है और मैं समझता हूँ कि ये सारा अभियान बहुत अच्छे से तरीके से पूरा होगा। साथ ही उन्होंने बुढ़ापा पेंशन के मामले में विपक्ष की तरफ से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करते हुए कहा कि वैसे बुढ़ापा पेंशन के मामले में आर्थिक आधार तो आरंभ से ही तय किया गया था। वर्तमान सरकार ने कोई नया रूल नहीं बनाया है। 2 लाख रुपए से कम आय वाले किसी भी संपत्ति की पेंशन को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि हमारी सरकार ने 60 वर्ष आयु होने पर बुजुर्गों की पेंशन बनानी शुरू कर दी है, जिसका वरिष्ठ नागरिकों ने स्वागत किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीपीएल से जीवन यापन करने वाले किसी भी व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं काटा जा रहा। देखिए, हमने इनकम के आधार पर नहीं किया। पहले दिन से चौधरी देवीलाल जी ने जब शुरू किया था तब भी इनकम थी, बाद में लगातार उसमें इनकम की बढ़ोतरी होती रही और इस समय जो इनकम का क्राइटेरिया है 2 लाख रुपया, यानी कपल की, जो बुजुर्ग हैं वो पति पत्नी की दोनों की आय 2 लाख रुपए तक है तो ही उसकी ये बुढ़ापा पेंशन बनती है, इससे ऊपर की नहीं बनती है। लेकिन कुछ लोगों ने जब कभी चेक नहीं किया, कभी उसका कंट्रोल नहीं किया और अच्छी इनकम के ऐसे जो लोग हैं उनकी भी बुढ़ापा पेंशन बना दी गई है। नई पेंशन अगर बनानी है तो आखिर बजट के अंदर ही सारा कुछ रखना पड़ेगा। जो पात्र नहीं है उनको पेंशन न मिले, पात्र जो हैं उनको पेंशन मिले। और चाहे बुढ़ापा पेंशन है या कोई और सुविधाएं हैं, जो भी उसके पात्र लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे के जो लोग हैं, चाहे राशन की बात है, चाहे अन्य फीस माफ़ी की बात है, सब चीज़ें हैं। और जैसे फीस माफ़ी के बारे में बहुत सी चर्चा हो रही है कि सरकारी स्कूलों में तो फीस लेने लग गए हैं, प्राइवेट स्कूलों को जो है रीएम्बर्स करने लग गए हैं। हमारा एक फार्मूला है कि 1,80,000 रुपये से नीचे के परिवारों से जो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो सरकारी स्कूलों में हो चाहे प्राइवेट स्कूलों में हो, पहले प्राइवेट स्कूलों में उनको फीस देनी पड़ती थी, हमने उनको भी एक अवसर दिया कि अब आपकी फीस भी सरकार जो है रियम्बर्स करेगी। इसलिए किसी प्रकार के ये नाप शनाप जो प्रचार किया जा रहा है कि सरकारी में फीस ली जा रही है, सरकारी जो स्कूल हैं संस्कृति मॉडल स्कूल, उसी में प्रावधान किया है कि जो 1,80,000 से ऊपर के परिवार हैं, आखिर स्कूलों की व्यवस्थाएं अलग से की गई हैं, वहीं उन छात्रों के लिए स्कूल के लिए निधि इकट्ठी की गई है। नॉमिनल सी फीस उन परिवारों से ऊपर से ली जाती है जिनकी आय 1,80 से ऊपर है।
और वो भी केवल संस्कृति मॉडल स्कूलों में। अन्य स्कूलों में कहीं कोई फीस ऊपर नीचे कहीं भी किसी से नहीं ली जाती है। ऐसे ही राशन कार्ड है, राशन कार्ड भी जो बीपीएल के लोग हैं उन्हीं के राशन कार्ड ऑटोमेटिक बनने लग गए हैं। जो बीपीएल के नहीं हैं उन्होंने अगर गलती से बनवा रखे हैं तो उनके वो कटेंगे ही। आखिर एक न्याय की व्यवस्था है तो न्याय सबको ही इसका पालन करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सरकार से लाभ जो पात्र नहीं है वो नहीं उठाना चाहिए, ऐसी मेरी उनसे अपील भी। वहीं उन्होंने राय स्कूल से 2 बच्चों की गुमशुदगी के मामले में जानकारी देते हुए बताया कि दोनों बच्चे सुरक्षित हैं, वह जयपुर में मिल गए हैं, जिन्हें सकुशल उनके घर पहुंचा दिया गया है। राय स्कूल में 2 बच्चों का विषय, वो 2 बच्चे कल जो है वो स्कूल से निकले थे, व्यक्तिगत कारण कोई भी रहे होंगे लेकिन दीवार फांद करके वो चले गए। दोनों बच्चे जयपुर में मिल गए हैं। उनके रिश्तेदार, एक तो परिवार है ही जयपुर का, राजस्थान का है, एक परिवार पानीपत का है। वो दोनों बच्चे मिल करके और अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए थे, वहाँ से वो मिल गए हैं और कल सवेरे स्कूल में उपस्थित हो जाएंगे। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की सेवा में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि हरियाणा में आखिरी पायदान पर खड़े हर व्यक्ति का विकास हो सके। इसीलिए प्रदेश में पिछले 7 साल से तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, नई नई योजनाओं को शुरू किया जा रहा है। मनोहर सरकार लगातार किसानों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब सरकार के द्वारा किसान कल्याण प्राधिकरण को खेती और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने के निर्देश हैं। अलग अलग कमेटियों का गठन किया जाएगा। क्या ये कमेटियां हैं, क्या निर्देश हैं और क्या ये पूरी चीज है, ये रिपोर्ट आपको समझाएगी। किसानों के लिए मनोहर सरकार का मास्टर प्लान। जल्द तैयार होगा विजन दस्तावेज 2047। अलग अलग कमेटियों का होगा गठन। हरियाणा सरकार लगातार किसानों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब सरकार के द्वारा किसान कल्याण प्राधिकरण को खेती और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह सभी विभागों के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन करेगा, सरकार को अपने सुझाव देगा, जिससे सरकार भविष्य में इन सुझावों को अपनाकर काम कर सकेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में किसानों की आय बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। सिंचाई व्यवस्था को लेकर भी मीटिंग में मंथन हुआ। फसल विविधीकरण और मछली पालन पर भी बातचीत हुई। आगे क्या कुछ सीएम मनोहर लाल ने बैठक के बाद कहा, आप भी सुनिए। देखिए, किसान कल्याण प्राधिकरण इस नाते से एक नई संस्था ने पिछले वर्ष बनाई थी और उद्देश्य किसान कल्याण प्राधिकरण का यह है कि किसानों को किस प्रकार से जो आज नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से खेती, उनकी मार्केटिंग, क्या क्या फसलों के हिसाब से उनको कैश क्रॉप के नाते से ज़्यादा लाभ हो सकता है, इनकम कैसे बढ़ सकती है, तो इस प्रकार की एक प्राधिकरण की व्यवस्था हमने की थी। और उसमें जितने एक्सपर्ट्स हैं, जितने हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग हैं, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग हैं, नॉन ऑफिशियल जो प्रगतिशील किसान हैं और डिपार्टमेंट के कई 4-5 डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी उसमें सब शामिल हैं। खुल करके चर्चा हुई है। उसमें कुछ कमेटियां बनाने का भी आज एक प्रस्ताव पारित किया है कि जैसे सॉइल के नाते से, जैसे क्षारीय पानी जो है उसका उपयोग करना, जैसे और अलग जो एक्टिविटीज़ हैं जो खेती के साथ जुड़ी एक्टिविटीज़ है, जैसे किसान की आमदन बढ़े, तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए अलग अलग कमेटियां बनाने का प्रस्ताव किया। अगली बार मीटिंग में वो सब कमेटियां अपनी अपनी कोई ना कोई रिपोर्ट्स लेकर के आएंगी। तो इस प्रकार का किसानों के हित में प्राधिकरण का एक उसमें उन्होंने कहा ना 5-6 कमेटियों का एक विचार आया है। तो 3 महीने के अंदर इन कमेटियों का गठन होगा, एक मीटिंग वो करेंगे। 3 महीने के बाद फिर से प्राधिकरण की मीटिंग होगी, उसमें रिपोर्ट अपनी देंगे। किसान कल्याण प्राधिकरण का पूरा जो प्रारूप है जिसमें किसान या तमाम जो लोग आपको रखने हैं पूरा बन चुका है, वो सब बन गया, उसकी रचना बन गई है। वो जो कुछ हमारे 5-6 मंत्री हैं, मेरी चेयरमैनशिप में वो कमेटी बनी है, कुछ अधिकारी हैं। कब तक कमेटी बन जाएंगी?
3 महीने के अंदर बताया ना, कमेटियां बनेंगी भी, एक मीटिंग भी करेंगे और 3 महीने के बाद ये सारी अपनी रिपोर्ट भी देंगे। किसी को भी इस प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी कि पानी में खड़ा रहेगा। और जहां तक किसानों की बाकी सुविधाएं हैं, सब सुविधाएं हम दे रहे हैं, चाहे उसके बिजाई के लिए खाद की व्यवस्था होती है, बीज की व्यवस्था होती है, इम्प्लीमेंट्स जो हम नई नई योजना रोजाना दे रहे हैं कि उसके अंदर हम उनसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि कौन कौन से किसानों को एप्लायंस इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, उसके अंदर सब्सिडी भी दे रहे हैं। इसलिए किसान को कहीं कोई परेशानी नहीं है। अमृत महोत्सव इस बार जो हम 75 साल की आज़ादी मिलने के बाद जो सारे देश भर में वातावरण बनाया जा रहा है, उसमें यही है कि देश के सामान्य नागरिक में, युवाओं में कैसे देशभक्ति का भाव ये जागृत हो, देश के साथ अपने आप को वो जोड़ें। और जब देशभक्ति के भाव के नाते से समाज जब काम करने लगता है तो देश की प्रगति अपने आप बहुत चीज़ों में होती है, सोच बदलने का विषय होता है। तो इस प्रकार इस अवसर का हम आह्वान करते हैं कि घर घर तिरंगा, या हर घर में तिरंगा लगना चाहिए। इसमें सरकारी व्यवस्थाएं भी काम आएंगी, इसमें एनजीओज भी काम करेंगे, इसमें अन्य संस्थाएं भी काम करेंगी। हमने तो ऑल पार्टी मीटिंग भी की और पार्टी के सब पार्टियों के नेताओं ने भी इस बात को सराहा है कि तिरंगा लगाने में किसी को आपत्ति भी नहीं है और वो भी योगदान करेंगे। ज़्यादा ज़्यादा लोग अपने घरों पर 13, 14, 15, 3 दिन का ये अभियान है, झंडा लगाएं। झंडे उपलब्ध करा दिए गए हैं सब जगह, उसके जो व्यवस्था बांधने की, डंडे लगाने की, वो भी सब चल रही है और मैं समझता हूँ कि ये सारा अभियान बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से पूरा होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि संसदीय मर्यादाएं ये रखना बहुत ज़रूरी है और जब भी कोई संसदीय मर्यादा को तोड़ करके किसी प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे तो संसद में तो उनको जवाब दिया ही जाएगा, बाहर भी दिया जाएगा, पार्टी के नाते दिया जाएगा, लोग भी जवाब देंगे। इस प्रकार से एक अच्छा चयन राष्ट्रपति महोदया जिस प्रकार से वो किया गया है कि एक आदिवासी महिला को और पहली बार देश में एक राष्ट्रपति के नाते से ये संवैधानिक पद दिया गया है और सब लोगों ने, यानी विधायकों ने वोटिंग के द्वारा दिया है। तो इस प्रकार ये शब्दावली का उपयोग करना किसी के द्वारा भी किया गया हो निंदनीय है और इसका जवाब जो है हर स्तर पर दिया जाएगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खेती के लिए किसान अभी भी पुराने तरीकों का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी आमदनी नहीं बढ़ पा रही। मनोहर सरकार किसानों को प्रशिक्षण देकर उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रही है। किसान कल्याण प्राधिकरण और गठित होने वाली कमेटियों का उद्देश्य यही है कि वो खेती, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन आदि के बारे में जानकारी एकत्रित करके इन्हें बेहतर बनाने, साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने पर अपने विचार दे, जिससे सरकार उन्हें लागू कर सके। किन विषयों पर बनेगी कमेटी? ऑर्गेनिक खेती, माइक्रो इरिगेशन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मशरूम फार्मिंग, खारा पानी और जल भराव। इस कमेटी में सदस्य के रूप में उस विषय के जानकार, शोधकर्ता, साथ ही पुरस्कार प्राप्त किसानों को शामिल किया जाएगा, जो सभी विषयों पर विचार, साथ ही कार्य दोनों करने के साथ सरकार को अपने सुझाव देंगे। हरियाणा सरकार की इस योजना से किसानों को काफी फायदा मिलेगा। खेती और पशुपालन की नई तकनीकों को सीखकर वो अपना काम इससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। हरियाणा के अंबाला छावनी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के असंख्य योद्धाओं और सेनानियों की याद में बनाया जा रहा आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक, इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कितना खास है ये शहीद स्मारक, ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के अंबाला छावनी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के असंख्य योद्धाओं और सेनानियों की याद में बनाया जा रहा आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब स्मारक में 8 कार्य को शुरू किया जाएगा और इस स्मारक का उद्घाटन आजादी अमृत महोत्सव वर्ष के दौरान ही किया जाएगा। इस स्मारक में 1857 की क्रांति के दौरान हुई घटनाओं को वर्चुअल तरीके से जीवंत करते हुए आगंतुकों के ज्ञानवर्धन के लिए भी दर्शाया जाएगा।
हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में आयोजित आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। ये शहीद स्मारक सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ये शहीद स्मारक 22 एकड़ भूमि में स्थापित होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्मारक के कार्य में और गति लाई जाए ताकि ये स्मारक आगंतुकों के लिए जल्द शुरू हो सके। आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक। शहीद स्मारक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा। आधुनिक तकनीक से लैस होगा शहीद स्मारक। ओपन एयर थिएटर भी बनाया जा रहा है। लाइट एंड साउंड शो का भी इंतजाम होगा। 1857 से संबंधित इतिहासकारों की एक कमेटी का गठन। बैठक के दौरान आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक के संबंध में एक पावर पॉइंट प्रस्तुति भी दिखाई गई। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने बताया कि हरियाणा के लोग बहादुर हैं और 1857 के दौरान हरियाणा के लोगों ने अपने औजारों को ही हथियार बनाकर अंग्रेजों से लोहा लिया था। उन्होंने बताया कि 1857 के दौरान अंग्रेजों ने हरियाणा के इन लोगों को काली पलटन कहा था, अर्थात हरियाणा के लोगों ने इस क्रांति को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देने के लिए योजना बनाई हुई थी। इस संबंध में भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उस समय के लोगों के साहस और जज्बे को जीवंत तरीके से स्मारक में दर्शाया जाना चाहिए ताकि आगंतुकों को अपनी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। बैठक में बताया गया कि 1857 की क्रांति के दौरान भारत के विभिन्न शहरों जहां पर क्रांति का बिगुल बजाया गया था उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त वर्चुअल तरीके से अत्याचारों, दुष्परिणामों इत्यादि की जानकारी भी लोगों को मुहैया कराई जाएगी। और हरियाणा डायरी में आज इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।